धारा 7 और नियम 38 के अनुसार बोली लगाने वालों की उपापन संस्था तकनीकी, वित्तीय और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तय कर सकती है। बिडर तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय अपेक्षित सक्षमता पूर्ण करता हो, केंद्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के करों का भुगतान कर दिया हो, अर्थात कोई कर बकाया ना हो तथा शोधन अक्षम नहीं हो या परिसमापन नहीं कर रहा हो, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा। बिडर, उनके निदेशक तथा अधिकारी अपनी अहर्ताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में दोष सिद्ध हुए हैं या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्थित हुए हैं। बोली लगाने वाले दिवालिया न हो, किसी रिसीवर के अधीन न हो और पिछले 3 वर्षों में वह उपापन के संबंध में किसी उपापन संस्था द्वारा डिबार नहीं किए गए हों। साथ ही कोई हित का विरोध यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। धारा 8 और नियम 11 व 12 के अनुसार उपापन संस्था को उपापन करने से पहले ही आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर लेनी चाहिए और कोई भी उपापन संस्था वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में दिए गए अधिकारों के अनुरूप ही कोई उपापन करे। बोली लगाने वालों के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए उपापन के मूल्य को प्राकलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी और न ही किसी मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी, किंतु यह नियम इस बात की इजाज़त भी देता है कि दक्षता, मितव्ययता और समय पर पूर्णता या प्रदाय के हित में उपापन संस्था लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उपापन की जाने वाली विषय वस्तु को पैकेज के रूप में विभाजित कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 2013। अभी चर्चा का बिंदु है क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स, यानी बोलीदाताओं की क्या अर्हताएं रहेगी, कैसे वो क्वालिफाई करेंगे। इसके बारे में धारा 7 और नियम 38 सेक्शन 7 एंड रूल 38 इसके बारे में बताते हैं आपको कि क्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स आप कैसे, इसमें क्या देखना है आपको। तो धारा 7 और नियम 38 हमको ये बताते हैं कि आप बिडर्स की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन और मैनेजरियल क्वालिफिकेशन को तय कर सकते हैं। यानी आप ये तय कर सकते हैं कि तकनीकी रूप से उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, फाइनेंशियली वो कितने साउंड होने चाहिए, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप उनका टर्नओवर देख सकते हैं फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में उनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 7 और रूल 38 ये कहता है कि टैक्स क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी हर एक फर्म का आप ये देखेंगे कि कोई उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी पिछले सालों की बकाया ना हो।
इसके लिए आपको ये करना होगा कि एक फॉर्मेट बना के, हालांकि नियमों में ऐसा स्पष्टता के तौर पे नहीं कुछ कहा हुआ है कि आप कब तक देखेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम पिछले साल तक का टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उससे ले लें। जैसे मान लीजिए आप अगस्त में टेंडर कर रहे हैं, अगस्त 2020 में आप टेंडर करते हैं, तो उसमें आप 31 मार्च 2020 तक का टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उससे मंगवा लीजिए, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू कर रही हो या उसका सीए जारी कर रहा हो। ये आप तय कर सकते हैं। ये तरीके आपको ईजाद करने हैं एज ए पी, उपापन संस्था के तौर पे। जो भी आप टेंडर बनाता है, जो अथॉरिटी अधिकारी जो बनाते हैं, उनको ये तय करना होता है। इसके बाद देखिए, आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके बिडर दिवालिया ना हो, ठीक है, वो किसी रिसीवरशिप के अंडर में ना हो, कोई कोर्ट की कार्रवाई के अधीन नहीं हो, ठीक है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि वो पिछले 3 सालों में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पिक्चर से हम दिखा रहे हैं किस तरह से इसको हथकड़ी लगी हुई है, जेल में है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिडर है वो पिछले 3 सालों में कोई उसको सज़ा ना हुई हो। अगर सज़ा हुई है प्रिक्योरमेंट के मामले में, और चीज़ों से आपको लेन देन नहीं है, उसको अगर डॉवरी में हो गई हो तो आप परेशान नहीं होंगे। आपको तो ये देखना है किसी सप्लाई के मामले में उसको कोई जेल वेल हो गई हो या कोई सज़ा हो गई हो, कोई जुर्माना हो गया हो, तो वो क्या हो गया, डिसक्वालीफाई होगा। ये क्वालिफिकेशन उसकी पूरी नहीं करता, कहने का मतलब, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आगे जाके और डिटेल में हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखिए रूल 38। रूल 38 हमको ये कह रहा है कि पी शैल डिसक्वालीफाई ए बिडर इफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन वाज फॉल्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, या उसको जब मौका दिया जाए कि आप अपनी योग्यता बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, तब वो बताने में फेल हो जाए तो वो डिसक्वालीफाइड है। ये रूल 38 आपको कहता है। इस तरह से सेक्शन 7 और नियम 38 जो है, धारा 7 और नियम 38 आपको बिडर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए। इस सिद्धांतों के आधार पर आप अपने बिड डॉक्यूमेंट को बनाइए। नेक्स्ट हम लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ प्रिक्योरमेंट। यानी जो भी आप खरीद करते हैं, कितनी कर रहे हैं, 5 लाख की कर रहे हैं, 25 लाख की कर रहे हैं, ये हमने एक पिक्चर बना के इसको इंडिकेट किया है। तो जो आप खरीद कर रहे हैं उसमें आपका क्या दायित्व है, क्या आपको देखना है, उसके लिए सेक्शन 8 और रूल 11 और 12। सेक्शन 8 ये कहता है कि आप सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेंगे। जो भी आप खरीद कर रहे हैं उसके लिए आपको सक्षम जो भी उसमें है उससे अनुमति मिल जानी चाहिए आपको, तो आप खरीद कर सकते हैं। फिर आप कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उस क्वांटिटी को डिवाइड नहीं करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख तक की खरीद का पावर है और आपको 25 लाख का बजट मिल गया हो बाय दी वे, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि मैं इसको 5 टुकड़ों में बांट लेता हूँ, 5-5 लाख का 5 बार खरीद लूँ। नहीं, गलत। 25 लाख जिसकी पावर है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, तो आप फाइल स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए, वो खरीद करेंगे। जिसकी पावर है वो खरीद करेगा। इसके लिए आपको कौन पाबंद कर रहा है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 आपको इस बात के लिए पाबंद कर रहा है। फिर है ऐसे मामलों में जहां पर कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी और टाइमली सप्लाई का इश्यू हो, तो आप उसको पैकेज में जरूर बांट सकते हैं। कोई ऐसा मौका आ जाए जबकि
मान लीजिए कि टाइमली सप्लाई का बड़ा इशू है, मान लीजिए मार्च एंड में आपके पास कोई बजट आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है टेंडर करने का, बिड करने का टाइम नहीं है, आपको लगता है कि बजट लैप्स हो जाएगा, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि उसको पैकेज में बांट सकते हैं। आप अपने रीजनल ऑफिसेज को बजट आगे भेज सकते हैं, वो खरीद कर लेंगे तो टाइम बच जाता है। इस तरह का आप कर सकते हैं। कोई एफिशिएंसी इकोनॉमी की बात अगर हो तो उस केस में भी आप उसको पैकेज में बांट सकते हैं। ये आपको सेक्शन 8 अलाउ कर रहा है। सेम जो ऑब्लिगेशन रिलेटेड वैल्यू ऑफ प्रिक्योरमेंट की बात है वो रूल 11 में भी डिस्कस हुई है, सेक्शन 8 के बाद रूल 11। तो इसमें ये रूल 11 ये कह रहा है कि हर एक पीई आपको ध्यान ही है, प्रिक्योरिंग एंटिटी यानी उपापन संस्था, यानी जो अधिकारी खरीद करता है वो, तो खरीद करने वाला अधिकारी उसकी एएस यानी प्रशासनिक स्वीकृति लेगा, एफएस यानी फाइनेंशियल सैंक्शन लेगा, वित्तीय स्वीकृति, टीएस लेगा, टेक्निकल सैंक्शन भी लेगा, है ना, तकनीकी स्वीकृति, और वो बजट प्रोविजन भी है या नहीं है, बजट आया कि नहीं आया या वो देखेगा। ठीक है। फिर रूल 11 ये भी कहता है कि वो जो भी फाइनेंशियल पावर्स एसओपी में दे रखी है, जो 4 स्टेजेस हैं, कार्यालय अध्यक्ष की, रीजनल ऑफिसर की, विभागाध्यक्ष की और प्रशासनिक विभाग की, इन चारों स्तरों पे एसओपी में अलग अलग स्तर पे अलग अलग पावर दे रखी है, उसके अनुसार आपको काम करना है। अगर आपके पास पावर है तो आप वो परचेज कीजिए, अदरवाइज फाइल नेक्स्ट अथॉरिटी को भेजिए। यहाँ पे ये भी क्लियर किया हुआ है स्लाइड में कि फाइनेंशियल पावर्स जो है वो एसओपी का पार्ट है, वो जीएफएनडआर में दे रखा है, आरटीपीपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम वहाँ से फॉलो करते हैं। पीडब्ल्यूएफएनडआर अपेंडिक्स 13 ये कॉन्ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का मैटर है, वो वहाँ से हम रूल्स देखते हैं। और मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिसमें कहा है कि आप सेक्शन को फॉलो कीजिए, तो यहाँ पे रूल 12 पढ़ते हैं तो वो कहता है फॉलो दिस सेक्शन 8 यानी धारा 8 की आप पालना कीजिए। ये रहा आपका ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ प्रिक्योरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइम फ्रेम। धारा 9 तथा नियम 40 उपापन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपादित करने हेतु निर्देशित करते हैं। इस नियम के अनुसार उपापन संस्था को बोली के जारी करने वाले दिन ही बोली दस्तावेज जारी करने चाहिए और बोली आमंत्रित करने की दिनांक से अधिकतम 30 दिन में बोली प्रस्तुत हो जानी चाहिए। बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के 1 दिन के अंदर अंदर तकनीकी बोली खोल लेनी चाहिए। आमंत्रित की गई बोलियों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय 2 लिफाफा की पद्धति में तकनीकी बोली खुलने की तारीख से, 1 लिफाफा पद्धति में वित्तीय बोली खुलने की तारीख से कार्यालयाध्यक्ष या अधिशासी अभियंता को 20 दिन में, क्षेत्रीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता को 30 दिन में, विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियंता अतिरिक्त मुख्य अभियंता को 40 दिन में और संबंधित प्रशासनिक विभाग, वित्त समिति, बोर्ड, सशक्त समिति, सशक्त बोर्ड को 50 दिन में कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो इसके कारणों को रिकॉर्ड पर नोट करना चाहिए। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन होने के 3 दिन के अंदर अंदर अधिनिर्णय पत्र लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर देना चाहिए। अधिनिर्णय का पत्र लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के 15 दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के एग्रीमेंट में कर लेना चाहिए। स्वीकृति पत्र लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करने के 3 दिन के भीतर बोली के परिणामों को घोषणा राज्य उपापन पोर्टल और उपापन संस्था को वेबसाइट पर कर देनी चाहिए। मतलब जो भी हम उपापन करें, जो भी हम खरीद करें, जो भी हम लीज पे लेवें, जो भी हम निर्माण कार्य करें, जो प्रिक्योरमेंट की परिभाषा हम आते हैं वो काम हम करें, तो सेक्शन 9 और नियम 40 हमको ये पाबंद करता है
कि आप वो काम सारे टाइम पे करेंगे। टाइम पे करेंगे से क्या मतलब है? दो तरह के मतलब है। पहला मतलब तो है कि एक तो डिसीजन जो लेओगे आप टेंडर्स पे, तो आपका नियम 40(2) ये कहता है कि आपको जो अलग अलग स्तरों पे जो टाइम दे रखा उतने दिन में आप टाइम ये टेंडर फाइनल कर लो। ऐसा नहीं आप लिए बैठे रहो उस टेंडर को, मर जाए तब निकालो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल टाइम फ्रेम मान दिया है। जैसे मान लो आप अगर कार्यालय अध्यक्ष हो तो आपको 20 दिन में आपको वो टेंडर फाइनल करना है। 20 दिन में फाइनल करने से मतलब है NIT निकालने से उस ठेकेदार को या आपूर्तिकर्ता को, सप्लायर को चिट्ठी भेज देना, सूचित कर देना तक शामिल है। मतलब 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए, अगले को इंटीमेट हो जाए, चिट्ठी चली जाए। ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष। उसके बाद रीजनल ऑफिस और वर्क्स डिपार्टमेंट बात करें तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इधर कार्यालय अध्यक्ष और वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं एक्सियन। ठीक है, तो उनको तो 20 दिन का पावर है। इसी तरह क्षेत्रीय अधिकारी जो भी हैं अलग अलग विभाग में अलग अलग होते हैं, और वर्क्स डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, इनको दे रखा है 30 दिन का टाइम। अगर वो कोई टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तो वो 30 दिन में उसको पूरा कर लें। पूरा करने का मतलब NIT लगाने से और ठेकेदार को उसकी L1 होने की चिट्ठी जारी करने तक है। और उसके बाद अगला स्टेप है HOD का, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और वर्क्स डिपार्टमेंट में ये चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर, 2 जने। तो इन लोगों को टाइम दे रखा है 40 दिन का। ये लोग अगर टेंडर करें तो 40 दिन में कंप्लीट करें। 40 दिन में उस ठेकेदार को चिट्ठी चली जाएगा, आपको ये ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रशासनिक विभाग, यानी सचिवालय में जो लोग बैठे हैं, या फिर कोई एम्पावर्ड बोर्ड है, एम्पावर्ड कमेटी है, या वित्त समिति है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम बना रखे हैं इन कमेटियों के। तो अगर उनकी पावर का कोई काम है तो वो कितने दिन में करेंगे? 50 दिन में। ठीक है, अब मान लो नियम में तो लिख दिया 50 दिन में करना है, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है नहीं कर पाए, टाइम पे नहीं कर पाए, क्या करें? टेंडर कैंसिल करें? नहीं, टेंडर कैंसिल नहीं करना है, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने हैं। और देखिए, रूल 40 में तो कुछ नहीं कह रहे हैं क्या करें, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा फिर क्या करें। वो मिलेगा आपको रूल 72 में। 72 कहता है कि अगर समय पे काम न कर पाएँ तो आप नेक्स्ट हायर को भेजेंगे। तो इसलिए आप जब समय पे काम नहीं कर पाएँ तो रूल 72 के अंतर्गत नेक्स्ट हायर को भेज दो। जैसे मान लो एक्शन ऑफिस है तो वो SC ऑफिस को भेज देगा। SC ऑफिस से 30 दिन नहीं कर पाया तो चीफ इंजीनियर को भेज देगा। चीफ इंजीनियर नहीं कर पाया तो किसको भेज देगा? प्रशासनिक विभाग को भेज देगा। ये आगे से आगे अपने टेंडरों को, बोलियों को अनुमोदन के लिए भेज देंगे और रीजन्स वो बताएंगे। जैसे अभी कोविड हो गया, कोरोना काल चल रहा है, जो टेंडर हो रहे थे लॉकडाउन हो गया, सारे दफ्तर बंद हो गए, तो 1-1.5 महीने बाद जब खुले तो वो फाइलें आगे बढ़ी, तब पता चला इसमें अब कोई निर्णय लेना है, उसमें उन पे निर्णय लिए गए। तो ऐसे केसेस में हमें 72 के अंतर्गत नेक्स्ट हायर को भेजना होता है। ठीक है, और ये जो पीरियड है वो इंक्लूसिव ऑफ एक्सेप्टेंस टाइम है, यानी उसको जो भी L1 आया है आपका ठेकेदार, उसको सूचित करने तक ये शामिल है। ठीक है, ये बात हुई टाइम फ्रेम के लिए। अब आप देखेंगे टाइम फ्रेम फॉर प्रिक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो जब आपने सारा प्रक्रिया कर ली तो इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर अंदर, है ना। वो आप SPPP एक पोर्टल बना रखा है वित्त विभाग ने एक SPPP पोर्टल बनाया है। उसके अंदर आप टेंडर की हर प्रक्रिया को उसमें अपलोड करते हैं। हर प्रक्रिया से मतलब शुरू में जब NIT लगती है तब उसको भी डालना है, फिर टेक्निकल बोली खोली तो डालना है, या आपने प्री बिड मीटिंग करी तो डालना है, उस प्री बिड के रिजल्ट डालने हैं, कोई अपील होगी तो डालना है। सारी प्रोसेस आप उसके अंदर अपलोड करते हैं। तो लास्ट में जब चिट्ठी जारी करते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको देना है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, अब इस मामले को
मान लो रिलैक्स करना हो तो पहले तो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अब ये हो गया है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को 72 की पालना में। अच्छा, डिसीजन ऑन बिड आफ्टर ओपनिंग, अब आपको टाइमलाइन के अंदर अंदर काम करना है, ठीक है, इन प्रेस्क्राइब टाइमलाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ वैलिडिटी। देखिए, बोलियों की वैलिडिटी एक अलग चीज़ होती है। बोलियों की वैलिडिटी से मतलब है बोली जाता है, ये कहता है कि साहब मैं आज जो रेट डाल रहा हूँ वो 90 दिन तक वैलिड है, यानी 90 दिन भी आप डिसाइड नहीं करो तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये आपको बोली जाता कहता है। तो वैलिडिटी तो हो सकता है 90 दिन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो 30-40 दिन दिए हुए उसके अंदर अंदर आपको फाइनल करना है। वैलिडिटी आप बढ़वा भी सकते हो। अच्छा, ये डेटें आप कब से गिनेंगे? 2 पार्ट बिड में तो टेक्निकल बिड ओपन से, और 1 पार्ट में फाइनेंशियल या सोलो बिड जो भी है उसकी ओपन। देखिए, बिड 2 तरह की होती है। अगर 2 पार्ट बिड है उसमें टेक्निकल बोली भी होती है, और सिंगल पार्ट है 1 पार्ट है तो उसके अंदर एक ही बोली होगी, वित्तीय बोली भी उसमें ही होगी। तो 2 पार्ट में तो टेक्निकल बिड खोलने की तारीख से, और सिंगल पार्ट में सोल बिड जब भी खुल जाए उस तारीख से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिकेशन टाइम की। देखिए, गुड्स के मामले में पब्लिकेशन टाइम है। पब्लिकेशन टाइम का मतलब है जो हम अखबार में सूचना देते हैं और जो SPPP पोर्टल पे हम सूचना देते हैं उसका एक समय तय है, उसका एक पीरियड तय है। तो गुड्स के मामले में ये अलग है और निर्माण कार्यों के लिए अलग है। गुड्स के मामले में रूल 40 में दे रखा है कि 10 लाख तक की खरीद जो है आप 7 दिन में इसका विज्ञापन करेंगे, 7 दिन का समय देंगे 10 लाख की खरीद के लिए। सारे अपने ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड में, जो भी अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके नोटिस बोर्ड पे आप डालेंगे, और एक क्षेत्रीय अखबार में आपको विज्ञापन देना होगा 10 लाख तक की खरीद के लिए। नेक्स्ट आइए, 10 लाख से 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़ की खरीद के लिए आपको 10 दिन का टाइम देना है। 10 लाख से 1 करोड़ की खरीद के लिए आपको 10 दिन का टाइम देना है। नोटिस बोर्ड पे आप डालेंगे, एक क्षेत्रीय अखबार में देंगे और एक राज्य स्तरीय अखबार में देंगे जिसकी 50,000 कॉपीज पब्लिश होती हों, ठीक है। ये बात हो गई 1 करोड़ तक की। अब आ जाओ 1 करोड़ से ऊपर। अगर 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर है तो आपको कम से कम 20 दिन का टाइम देना है उसको, अखबारों में और पोर्टल पे जो डालते हो। और जो समय की गिनती है वो पोर्टल पे पोस्ट कब करते हो उस दिन से मानी जाएगी, न कि अखबार के कब पब्लिकेशन हुआ। अखबार में 2 दिन बाद भी हो तो चलेगा, लेकिन आपको पोर्टल पे डालने से ही दिन गिनने हैं। जैसे 20 दिन गिनोगे तो पोर्टल पे डालने के दिन से गिनोगे, ठीक है। और अगर 1 करोड़ से ऊपर की खरीद है तो एक तो क्षेत्रीय अखबार में देना है आपको, और दूसरा एक राज्य स्तरीय अखबार में जिसकी 50,000 कॉपीज हों आपको देना होगा, और साथ साथ एक अंग्रेजी अखबार में भी देना है जो राष्ट्रीय स्तर का हो, ठीक है। ये बात हो गई इसके लिए, गुड्स के लिए। अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो ये तरीका रहेगा पब्लिकेशन का, इतने इतने दिन देने हैं, ठीक है। 10 लाख, 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर, 3 स्टेज है यहाँ। लेकिन निर्माण कार्यों की सूची अलग है। निर्माण कार्यों के लिए दे रखा है इन्होंने कि इसमें 4 स्टेज कर रखी है। ये देखिए, ये निर्माण कार्यों का है। वर्क्स के लिए पब्लिकेशन का टाइम कितना है, दोनों रूल 40 में ही दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं? नियम 40 में। तो आप देखेंगे नियम 40 कह रहा है कि 10 लाख तक आप कितना टाइम दोगे? 7 दिन। वहाँ पे इतना ही था, गुड्स में भी वर्क्स में भी सेम है। एक नोटिस बोर्ड पे लगाना है, सारे जो भी आपके खुद के नोटिस बोर्ड पे और आपके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पे आप डालोगे, और एक क्षेत्रीय अखबार में आप विज्ञापन दोगे, ठीक है। और पोर्टल पे तो डालना ही है खैर। इसके बाद अगला स्टेप है 10 लाख से 2 करोड़। देखिए, वहाँ अलग था गुड्स में, यहाँ पे 10 लाख से 2 करोड़ तक का अगर निर्माण कार्य है तो उसके टेंडर के लिए आप टाइम कितना दोगे? 10 दिन का। 10 दिन का टाइम दोगे, और नोटिस बोर्ड पे आपको लगाना है
एक क्षेत्रीय अखबार में और एक राज्य स्तरीय अखबार, ठीक है, जिसकी 50,000 तक कॉपी हो। फिर है 2 करोड़ से 50 करोड़। 2 करोड़ से 50 करोड़ तक का अगर निर्माण कार्य है तो आपको 20 दिन का टाइम देना है। कब से? पोर्टल पे डालने की दिनांक से। और अखबारों के मामले में एक तो क्षेत्रीय अखबार लेना है, एक आपको राज्य स्तरीय अखबार लेना है जिसकी 50,000 कॉपीज़ हों, और एक ऑल इंडिया लेवल का अंग्रेजी का अखबार, राष्ट्रीय स्तर का अंग्रेजी का अखबार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 करोड़ से ज़्यादा। अगर कोई टेंडर 50 करोड़ से ऊपर है तो आप टाइम कितना दोगे? 30 दिन। ये टाइम दोगे से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप 30 दिन बाद ही खोलोगे, उसके खोलने की तारीख जो है वो कम से कम 30 दिन बाद हो, ठीक है। और उसका पब्लिकेशन किस में करोगे? एक तो आप अपने खुद के नोटिस बोर्ड पे, आपके अधीनस्थ जो भी कार्यालय हैं उनके नोटिस बोर्ड पे, एक आपको क्षेत्रीय अखबार में देना है, और एक आपको देना है राज्य स्तरीय अखबार जिसकी 50,000 कॉपीज़ हो, और एक आपको देना है अंग्रेजी के अखबार में जो राष्ट्रीय स्तर का हो। इन सारे अखबारों में देना है, टाइम देना है 30 दिन। तो वक्त के मामले में एक स्टेप ज़्यादा है, वहाँ तो 20 दिन पे ही ख़त्म हो गया था, यहाँ 30 दिन भी है, ठीक है। ये हमको कौन पाबंद कर रहा है? रूल 40। रूल 40 में ये सारी व्यवस्था दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद जो टाइम फ्रेम की बात है वो एक और है। देखो टाइम फ्रेम अपन ने जो देखा उसमें सबसे पहले देखा था कि आपको बिड कितने टाइम में पूरी करनी है ना। वो हमने देख ली थी कि भाई कार्यालय अध्यक्ष जो है वो 20 दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा। ये वर्क्स का अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अगला मामला है, कुछ स्टेप्स हैं। उसकी एक आउटर टाइमलाइन भी इसी रूल में दे रखी है, रूल 40 में ही। रूल 40 में अपन ने अभी तक देखो 2 तरह की चीज़ें देखी है। एक तो देखा था कि जो कार्यालय अध्यक्ष है या रीजनल ऑफिसर है या विभागाध्यक्ष HOD है या राज्य सरकार या प्रशासनिक विभाग है, वो कितने कितने दिन में टेंडर को डिसाइड करेंगे, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में। ये तो एक तरह का टाइमलाइन था उन अफसरों के लिए कि वो टेंडर को कितने दिन में तय करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी टाइम फ्रेम की बात हुई अखबारों में कितने दिन का गैप देना है, कि कितने अखबार में देने के और पोर्टल में देने के कितने दिन बाद आप टेंडर खोलोगे। मतलब मिनिमम पब्लिकेशन पीरियड क्या होना चाहिए। आजकल पब्लिकेशन का पीरियड मानते हैं पोर्टल पे देने से, ठीक है। तीसरी टाइम फ्रेम की बात आती है, जो अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें कितना टाइम लेना है। फॉर जैसे इस टेबल में हम देखते हैं बिड डॉक्यूमेंट। अब बिड डॉक्यूमेंट कब जारी करना, ये सवाल है। तो बिड डॉक्यूमेंट जारी करना है आपको ऑन दी डे ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ NFB। जो ही आपने पोर्टल पे डाला उस दिन से ही आप टेंडर फॉर्म बेचना शुरू करेंगे। यो नहीं कोई आए ना आप कहे कोई कल आना, नहीं। जिस दिन आपने डाल दिया उस दिन से आपको टेंडर फॉर्म बेचना है। इशू ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट कब करेंगे? जिस दिन आपने NIT जारी कर दी, यानी अखबार में दे दिया या पोर्टल पे डाल दिया, उस दिन से आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट बेचना शुरू करना है, ठीक। नंबर 2, सबमिशन ऑफ बिड। बिड कब सबमिट हो। अब इसके अंदर भी ये एक तरह की आउटर लाइन है, वो भी हमें जानकारी में रहनी चाहिए। इसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ तक की अगर कोई है NIB तो 30 दिन में, ठीक है। 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है ना तो 30 दिन, और 50 करोड़ तक है तो 20 दिन, ठीक है। अगर आपकी NIT 50 करोड़ से ज़्यादा है
तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उससे बिड ले लेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उन्हें 60 दिन 6 महीने बाद टेंडर खोलो, नहीं, आपको 30 दिन के अंदर अंदर खोलनी है। और 50 करोड़ के नीचे वाली है वो आपको 20 दिन के अंदर अंदर खोलनी है। अच्छा, इसमें ये भी दे रखा है अगर 50 करोड़ तक की है और आपने कोई क्लेरिफिकेशन जारी करा है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप खोल लो, और 50 करोड़ से ऊपर का मामला है, 50 करोड़ तक का मामला है तो 10 दिन में खोल लो। ठीक है, ये क्लेरिफिकेशन, मान लो आप कोई शुद्धि पत्र जारी करते हो, कोई क्लेरिफिकेशन जारी करते हो, तो उस केस में 15 दिन और 50 दिन की लिमिट दे रखी है। अब अगला मामला है ICB, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, अंतर्राष्ट्रीय जो बोलियां करो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, 45 दिन का टाइम दोगे पब्लिकेशन का, ठीक है ना। और कोई आपने शुद्धि पत्र निकाला है तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको बोली खोलनी है। इसी तरह से लिमिटेड बिड जो होती है, सीमित निविदा और सिंगल सोर्स, तो उसमें आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये कर लेना है। 7 दिन के अंदर अंदर आप जो है बिड स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ बिड कितने दिन में, 7 दिन में। अब ये तो बात होगी सबमिशन ऑफ बिड की, कि उससे बोली अपन कितने दिन में लेवें। अगला स्टेप है, जब बोली ले ली उससे, तो अगला स्टेप आएगा आपका टेक्निकल बिड ओपनिंग। तकनीकी बोलियां कब खोलनी है, तो ये रूल कह रहा है कि 1 दिन के अंदर, जैसे आपने आज ली तो आप कल खोलोगे टेक्निकल बोली, यूँ नहीं लेके बैठ जाओ। रूल ये कहता है कि टेक्निकल बिड ओपनिंग आपकी विदिन 1 डे होनी चाहिए, विदिन 1 डे। चाहो तो उसी दिन खोल लो, नहीं तो अगले दिन खोल लो, लेकिन 1 दिन के अंदर अंदर खोल लो। ये कौन कह रहा है, नियम 40 कह रहा है। ठीक है, इसके अगला है इश्यू ऑफ लेटर ऑफ अवार्ड। अब आपने सब कुछ तय कर लिया, कहाँ भी L1 ये रहेगा, इसी फर्म वाले को ऑर्डर देना है। कितने दिन में लें, आप फाइल लेके फटकोगे नहीं। कितने दिन में करोगे, 3 दिन में। 3 दिन के अंदर अंदर आप उसको ऑर्डर जारी करोगे। ये नियम है। नियम कौन सा है, नियम 40 है। ठीक है, आप उसको 3 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ अवार्ड जारी करोगे। अब अगला